बच्चों अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब हमें इंटीग्रेशन का कहाँ का यूज आएगा। शुरू करते हैं। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है, अगर हमें किसी एरिया अंडर अ कर्व फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। बच्चों इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों, ठीक है। शुरू करते हैं। अगर हम मान लीजिए एक हमें ऐसा कर्व दिया जाए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन कर्व दिया जाए और बोले कि एरिया इनक्लोज निकालिए बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो इस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालिए 0 to 4। तो ये निकालना हमें इसके लिए बहुत आसान है। हमें अगर इसका एरिया निकाले कहाँ से कहाँ तक बच्चों? 0 to 4। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर हमें ये एरिया चाहिए बिटवीन कर्व और एक्स एक्सिस का 0 to 4, तो हमें दिख रहा है ये जो एरिया इनक्लोज एक ऐसी शेप दिख रही है बच्चों, ट्राइंगल की तरह। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं इजीली, वो जो हाफ बेस इंटू हाइट। तो अगर हम हाफ बेस इंटू हाइट अप्लाई करें तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा। इसके लिए हमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी। और बच्चों अगर कर्व कुछ ऐसा हो, ठीक है, ऐसी शेप हो और हमें एरिया पूछा जाए बिटवीन इनक्लोज एरिया इनक्लोज बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, तो कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया पूछा जाए ऐसे और इस तरह से -2 से +2, तो अब हमें ये शेप तो दिखेगी पर इनके एरिया के फॉर्मूले हम जानते नहीं है। ऐसी शेप के जो एरिया बनेंगे उसके ये एक्सटेंडेड रीजन बनेगा, ये एरिया बनेगा बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। इनके इस तरीके के शेप के हम कोई फॉर्मूले जानते नहीं है। तो इनको सोल्व करने के लिए, ऐसे कर्व के एरिया निकालने के लिए, एरिया अंडर कर्व फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? इंटीग्रेशन। तो समझते हैं बच्चों की इंटीग्रेशन कैसे एरिया अंडर कर्व को शो करता है। तो बच्चों एक कर्व दिखाई दे रहा है आपको इस तरह से, वाई एक्स के बीच में एक कर्व दिख रहा है, ठीक है, वाई एक्स ग्राफ दिख रहा है और हमें एरिया चाहिए x1 से x2 तक। तो हमें फाइंड आउट करना है एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस फ्रॉम x1 to x2। तो बच्चों इसको समझने के लिए हमने क्या किया, एक इस एक्स एक्सिस में एक बहुत छोटा सा विड्थ लिया जिसे हम बोल रहे हैं dx, और एक स्ट्रिप बनाई इस तरह से कर्व के, कर्व और एक्स एक्सिस के इधर यहाँ पर एक छोटे से विड्थ dx की एक स्ट्रिप बनाई गई, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को फॉर्म किया। और जो हम जानते हैं जो डी जो शो करता है वो करता है वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू को शो करता है बच्चों, ये हम जानते हैं। तो एक बहुत छोटी विड्थ की, बहुत बहुत छोटी विड्थ की एक dx विड्थ की एक स्ट्रिप बना रहे हैं और रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हमें दिखाई दे रही है। अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ इस शेडेड पार्ट का या जो स्मॉल स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, तो हम कहेंगे रेक्टेंगुलर शेप की देख रहे तो हम कहेंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो हम कहेंगे कि इसका एरिया क्या होगा? y dx। और बच्चों ये विड्थ बहुत छोटी है तो ये एरिया भी बहुत बहुत छोटा मिलेगा। अब बहुत वेरी स्मॉल वैल्यू को हम ए ना लिख के हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर डी से शो करेंगे, तो इसलिए लिख रहे हैं डी ए। डी ए मतलब वेरी वेरी स्मॉल एरिया हमें इस विड्थ का ऑब्टेन्ड होगा। तो हमने क्या किया बच्चों, अगर हमें इसका टोटल एरिया समझना था x1 से x2 तक फाइंड आउट करने के लिए, तो हमने क्या किया, एक बहुत छोटी सी स्ट्रिप ली, ठीक है, और एक बहुत छोटी सी विड्थ की स्ट्रिप लेके उसका एक एरिया देखा। वो एरिया कितना है? y डॉट डी एक्स। अब बच्चों हम ये सोचे कि इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में ऐसे कितनी स्ट्रिप्स बनेंगी, तो हम ऐसे डी एक्स विड्थ की बहुत सारी स्ट्रिप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो x1 से x2 तक हम बहुत सारी विड्थ की स्ट्रिप्स को, ऐसे छोटी छोटी विड्थ की स्ट्रिप्स को ड्रॉ ड्रॉ यहाँ पर कर दें। और अगर हम छोटी छोटी स्ट्रिप की विड्थ का एरिया जोड़ते जाए जोड़ते जाए जोड़ते जाए, तो हमें क्या मिल जाएगा? पूरा एरिया मिल जाएगा बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो ये जो एरिया इंक्लोज होगा वो हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो ऐसे छोटी छोटी स्ट्रिप के एरिया को जोड़ना पड़ेगा। ये एक स्ट्रिप दिख रही है, ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप्स यहाँ पर बनेंगी, और अगर उन सारी स्ट्रिप्स का एरिया जोड़ दें तो छोटे छोटे एरिया को जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें ऑल स्ट्रिप्स के एरिया को सम करना है, मतलब उन्हें जोड़ना है, तो हमें इस छोटे एरिया को जोड़ना पड़ेगा। और इसी जोड़ने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। कि अगर हमें छोटी छोटी चीजों को जोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसे इंटीग्रेट। तो इस छोटे एरिया को, जो एक डी एरिया स्मॉल एरिया मिला, उसे इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से? x1 से x2 तक। तो x1 से x2 तक ऐसे जितने छोटे छोटे हमें स्ट्रिप्स के एरिया मिलेंगे उन सबको जोड़ें तो हमें क्या मिल जाएगा? पूरा एरिया अंडर द कर्व। तो इस तरह से हमें यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसे छोटी छोटी स्ट्रिप देखिए और उन सबका एरिया जोड़े, तो बच्चों हमें ये मिल जाएगा इस पूरे शेडेड पार्ट का एरिया, जो है एरिया अंडर द एरिया इनक्लोज द बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो इस तरह से हम इन छोटी छोटी स्ट्रिप के एरिया को जोड़ के ये पूरे कर्व का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या शो कर रहा है बच्चों? ये एक्सप्रेशन शो कर रहा है कि अगर y डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन करें x1 से x2, तो y dx तो एक बहुत छोटा सा एरिया, और ऐसे छोटे छोटे एरिया जोड़ते जाए x1 से x2, तो हमें ये पूरा एरिया मिल जाएगा। जो इसको हम कह सकते हैं, इसको बच्चों हम एक और तरीके से कह सकते हैं, जो ये बेसिकली अगर हमें एरिया दिख रहा है तो ये कैसा दिख रहा है? ये एरिया दिख रहा है बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस के बीच में। बच्चों ये जो एरिया होता है इसको ऐसे तो याद ही रखना है कि ये क्या शो कर रहा है? इंटीग्रेशन शो कर रहा है एरिया अंडर कर्व, कहाँ से कहाँ तक? x1 से x2 तक। और हम इसको एक और तरीके से कह सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है? एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो ये जो एरिया दिख रहा है वो किसके बीच में मिलता है? कर्व और एक्स एक्सिस के
बीच में। याद रखिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एरिया किधर ऑब्टेंड हो रहा है, कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया है वो हमें ऑब्टेंड हो रहा है इस एक्सप्रेशन से। वो मिल रहा है एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इक्वल टू x1 से x इक्वल टू x2। तो चलिए बच्चों कुछ एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम जस्टिफाई करते हैं कि क्या लिटरली हमें इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व शो करेगा। तो उस एग्जांपल से हमें ये समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। चलिए देखिए बच्चों, वापस से मैंने एक ग्राफ बनाया y इक्वल टू एक्स का, जो स्ट्रेट लाइन बनी है। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स का एक ग्राफ बनाया और हमसे बोला कि इस ग्राफ का एरिया निकालना है फ्रॉम x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4। तो चलिए बच्चों यहाँ से समझते हैं। तो हमें एरिया निकालना है बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4, एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो ये कर्व है, ये हमें ग्राफ दिख रहा है, और ये है एक्स एक्सिस। तो ये एरिया हमें फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए हम एक तो हमें ये एरिया किस शेप का दिख रहा है, ट्राइंगल शेप का, तो हम सीधा डायरेक्टली कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस 4 है, जब x की वैल्यू 4 होगी तो y भी कितना होगा बच्चों, जब x 4 होगा तो y की वैल्यू भी 4 होगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया कि y की वैल्यू भी क्या होगी, 4 होगी, क्योंकि इक्वेशन क्या है ग्राफ की, y इक्वल टू एक्स। तो अगर हम यहाँ से अब एरिया निकाल, तो बेस तो 4 है और हाइट भी कितनी है, 4। तो इस तरह से अगर हम डायरेक्टली एरिया निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8। तो हमें हालांकि इसको एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, पर हम इंटीग्रेशन से जस्टिफाई करते हैं क्या इस वैल्यू का इंटीग्रेट करने से, y का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करने से क्या हमें एरिया अंडर द कर्व मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमने लिखा एरिया निकालने का एक तरीका और अभी हमने सीखा, जो क्या था, इंटीग्रेट करें अगर हम y के फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x और लिमिट लगा जहां से जहां तक का हमें एरिया चाहिए, तो हमें एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस मिल जाएगा। तो देखते बच्चों, तो हमने लिखा y डॉट डी एक्स जो, और इंटीग्रेट करें 0 टू 4। तो y का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और कहां से कहां तक एरिया चाहिए, 0 टू 4। तो लिमिट लगा 0 टू 4। तो देखिए क्या मिलता है हमें, हम y की जगह पुट किया x की, y की वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर, और यहाँ पे इंटीग्रेशन चल रहा है 0 टू 4। x का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें पता है तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाय 2। तो हमने यहाँ लिखा x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट कर ली 0 टू 4। अब पहले रखते बच्चों अपर लिमिट, तो x की जगह पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट, तो 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 बाय 2, ये हो जाएगा 8, माइनस फिर रखेंगे लोअर लिमिट। ये हमने सीखा था डेफिनेट इंटीग्रेशन में कि पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस, फिर क्या रखेंगे लोअर लिमिट, माइनस साइन आया, फिर लोअर लिमिट रखा, x की जगह 0 रखा, तो 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0/8 0 रहेगा, तो 8 माइनस 0 कितना आ गया बच्चों, 8। तो ये जस्टिफाई हो चुका है कि अगर अपन ने फॉर्मूले से निकाला तो भी हमारा एरिया की वैल्यू आ रही थी 8, और अगर हम इंटीग्रेशन से निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन की मदद ले रहे हैं, तो भी वैल्यू कितनी आ रही है, 8। तो इससे जस्टिफाई हो चुका है कि अगर हम y का इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू जिसका ये फंक्शन है, उसके रिस्पेक्ट में लिमिट लगाएं, तो हमें क्या मिलेगा, एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू x1 से x इक्वल टू x2। तो जहां से जहां तक का एरिया निकालना है वो एरिया हमें मिल जाएगा। और याद रखिएगा वापस से कि एरिया किस चीज का मिल रहा है, कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का। डैश लाइन बच्चों कर्व का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ वैल्यूज को शो करने के लिए दिखाई गई है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज पे आते हैं बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अच्छे सवालों को समझते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, तो हमने बोला भाई अब हमें एक ग्राफ दे रखा है y इक्वल टू एक्स क्यूब, और हमें उसका एरिया चाहिए फ्रॉम x इक्वल टू -2 से x इक्वल टू +2। तो हमें एरिया अंडर द ग्राफ चाहिए। इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू -2 से x इक्वल टू +2। तो चलो बच्चों, अगर हमें ग्राफ भी दे दिया जाए और बोला जाए कि -2 से +2 के बीच में एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस निकालिए, तो बच्चों ये होगा एक्स एक्सिस और कर्व के बीच का ये एक इनक्लोज एरिया होगा, और ये एक इनक्लोज एरिया होगा, इतना एरिया होगा। और इसको डायरेक्टली निकालने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमें किसकी मदद लेनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन की। चलिए हम इंटीग्रेशन से समझते हैं कि इसका एरिया कैसे आएगा। तो अगर हम y का इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू x और लिमिट लगाए -2 से +2, तो हमें क्या शो करेगा, ये एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, या शो करेगा एरिया अंडर द ग्राफ। तो हमने इंटीग्रेट किया y का इंटीग्रेशन, फॉर्मूला लिखा इंटीग्रेशन y डॉट डी एक्स, और लिमिट लगाई -2 से +2। y जो है बच्चों एक्स क्यूब, अगर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करें हो जाएगा x की पावर 4/4। ठीक है बच्चों, ये हमें आता है एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करना। तो x की पावर 3 + 1/3 + 1, तो क्या हो जाएगा x की पावर 4/4, और लिमिट -2 से +2। फिर से बच्चों हम पहले रखेंगे अपर लिमिट x के अंदर, फिर माइनस पे रखेंगे लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट रखी, तो 2 रखा, तो 2 की पावर 4 होता है 16, ये हो जाएगा 16/4 माइनस, फिर लोअर लिमिट रखी -2 की पावर 4 भी बच्चों होगा 16, हो जाएगा 16/4। सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो बच्चों अगर हम इसको ग्राफ से समझना चाहें कि इधर -2 से +2, ये टोटल एरिया कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसको समझते हैं, अगर हम देखें 0 से 2 तक का एरिया अगर हम निकालें तो वो बच्चों हमें मिलेगा +4। 0 से 2 तक का एरिया चाहे आप इंटीग्रेशन से भी निकालें, अगर 0 से 2 तक का इंटीग्रेशन करें तो आपको ये एरिया मिलेगा
ये जो एरिया दिख रहा है हमें 0 से 2 तक का, ये कितना मिलेगा +4। और अगर -2 से 0 का एरिया निकालें तो ये मिलेगा -4। इस तरह से तो ये वैल्यू जो 0 से 2 तक के एरिया की वैल्यू 4 और ये -2 से 0 तक के एरिया की वैल्यू होगी -4। तो इसलिए बच्चों जो टोटल एरिया आ रहा है -2 से +2 वो कितना आ रहा है 0। तो इस बात से हमें, तो इस इंटीग्रेशन से हमें पता चला कि जो टोटल एरिया आएगा -2 से +2 इस ग्राफ के लिए वो कितना आएगा 0। तो इस चीज से हमें एक चीज समझ में आ गई बच्चों कि जो एरिया एक्स एक्सिस के अपर आएगा, अबव आएगा, उसे हम ट्रीट करेंगे पॉजिटिव, और जो एरिया एक्स एक्सिस के बिलो आएगा, ठीक है, हम उसे ट्रीट करेंगे नेगेटिव। तो बच्चों ये याद रखना है कि आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे तो जो एरिया एक्स एक्सिस के अबव मिल रहा है वो कैसा होगा पॉजिटिव, और जो एरिया एक्स एक्सिस के बिलो दिख रहा है वो कैसा ट्रीट करेंगे बच्चों नेगेटिव। तो चलिए देखते हैं अब आगे एक और सवाल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमें बोला गया है कि हमें एरिया बाउंडेड बाय कर्व जो है y = sin x एक्स एक्सिस पता लगाना है, और कहाँ से कहाँ तक 0 to पाई तक। तो 0 to पाई के लिए हमें एरिया जो है कर्व बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस हमें पता लगाना है। कर्व क्या है y = sin x। बच्चों sin x का ग्राफ ऐसा होता है, वो अभी हम ग्राफ में सीखेंगे कि इनके ग्राफ कैसे बनेंगे, और अभी हमें ये समझना है कि sin x का ग्राफ इस तरह से, ये वैल्यू इस तरह से फॉर्म होता है। तो चलिए हमें 0 से 2 पाई तक का एक ग्राफ दिख रहा है sin x के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमें बोला गया है कि 0 से पाई तक का एरिया निकालिए बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो ये एरिया ऐसे होगा, ये इतना कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, ध्यान से देखिएगा। तो ये एरिया इस ग्राफ, इस शेप के एरिया का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो फिर हमें वापस किसकी मदद लेनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन की, क्योंकि इंटीग्रेशन की मदद लेंगे क्योंकि उससे हम एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने इंटीग्रेट किया फंक्शन को, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगाएगी, 0 से पाई तक का एरिया चाहिए तो 0 से पाई तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो जो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों माइनस का cos x, लिमिट चल रही है 0 to पाई, माइनस बाहर ले लिया और फिर रखी पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। अब माइनस तो बाहर ले लिया, पहले x के अंदर अपर लिमिट रखे तो हो जाएगा cos पाई, माइनस से लोअर लिमिट रखी तो हो जाएगा cos 0। तो अब cos पाई की वैल्यू हम जानते हैं cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, और इधर बीच में माइनस है तो हो जाएगा -1 और -1 हो जाएगा -2, और इन बाहर चल रहा है माइनस, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा +2। तो बच्चों इस इतनी शेप का एरिया कितना आ गया +2। अब देखिए इस रिजल्ट से तो हमें एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। हम अगर ऐसे ग्राफ जिनका एरिया हम जानते नहीं है, हम उसको किसकी मदद से निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन की मदद से, कि उस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे जिस वेरिएबल को डिपेंड कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में, और लिमिट लगाएंगे जहां तक का एरिया हमें चाहिए। तो इस तरह से हम एरिया निकाल सकते हैं। अब बच्चों इस कंक्लूजन से देखिए कि हम इस रिजल्ट से हम अलग अलग कंक्लूजन अभी देखिए हमें ऑब्टेन हो गए। देखिए हम कितनी जल्दी से चीजों को और ऑब्जर्व करके और अच्छे कंक्लूजन से हम चीजें फाइंड आउट करेंगे। तो देखिएगा हम अगर 0 से π/2 इसको इंटीग्रेट करते हैं इस साइन एक्स के फंक्शन को, तो हमें 0 से π/2 तक का एरिया मिलता। बच्चों हमने ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने ये सवाल भी सोल्व किया था कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन 0 से π/2 तक, जब हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्वेश्चन एग्जाम्पल किए थे। तो 0 से π/2 अगर हम साइन एक्स को इंटीग्रेट करें तो हमें एरिया मिलेगा ये रहा, जो होगा बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, वो आया था +1। ये एरिया कितना था बच्चों +1। तो इस शेप का एरिया आया था +1। अभी हमने 0 से पाई इंटीग्रेट किया तो 0 से पाई तक का जो एरिया मिलेगा, ठीक है, ये इसके 4 पार्ट दिख रहे हैं हमें इस तरह से। 0 से पाई ये टोटल एरिया, तो ये एरिया था 0 से π/2 का +1, 0 से पाई का टोटल एरिया है +2 जो भी हमें दिख रहा है। तो ये वैल्यू π/2 से पाई का एरिया भी कितना होगा बच्चों +1। तो 0 से पाई का टोटल एरिया कितना आ गया +1 ही हो जाएगा +2। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि इतने से पार्ट का एरिया क्या होगा 1। सिमिलरली ये भी उसी तरह से आइडेंटिकल पार्ट है, वैसा ही इमेज बन रही है, ठीक है, तो उसका भी एरिया कितना होगा +1। अब आते हैं ये एरिया जो बन रहा है थर्ड पार्ट पे आता है पाई से 3π/2, ठीक है बच्चों, इसी कंसेप्ट को हम यहाँ लगाते हैं और देखिए यहाँ से समझते हैं। तो पाई से 3π/2 तक की बात करते हैं। पाई से 3π/2 तक की बात करें तो ये एरिया आ रहा है बिलो एक्स एक्सिस। तो बच्चों हमने सीखा था इस एग्जाम्पल से कि जो एरिया बिलो एक्स एक्सिस होंगे उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं नेगेटिव। तो हमने बोला कि यहाँ से पाई से 3π/2 तक का एरिया कितना हो जाएगा, शेप वैसी है, इस तरह से ही शेप है, और इधर आएगा माइनस, तो ये एरिया होगा -1। तो पाई से 3π/2 तक का एरिया होगा -1। तो बच्चों चाहो तो आप यहाँ से पाई से 3π/2 तक इंटीग्रेट करो साइन एक्स को, तो भी आपको उस एरिया की वैल्यू मिल जाएगी, तो आपको मिलेगा -1 ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट से 3π/2 से 2 पाई। 3π/2 से 2 पाई की बात करें, एरिया बन रहा है बिलो एक्स एक्सिस, और एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस ये होगा बच्चों, ठीक है, और बिलो एरिया बन रहा है और आइडेंटिकल इमेज ये चारों पार्ट आइडेंटिकल दिख रहे हैं, तो इधर भी आएगा -1। बस ये नीचे बन रहे हैं और हालांकि
जितना एरिया इनका है उतना एरिया इसका है, उतना एरिया इसका है, और जो लोअर एरिया है उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, -1, माइनस से शो करेंगे तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, -1। तो 3π/2 से 2π तक का एरिया कितना हो गया बच्चों, -1। तो अगर आप ये डायरेक्टली याद रख सकते हैं, ठीक है, कि इसमें से पार्ट का एरिया 1, तो ये भी उसी तरह से दिखेगा, तो 1, नीचे वाला एरिया -1, फिर हमें इंटीग्रेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमसे कोई बोले कि बताइए 0 से 3π/2 तक का एरिया, हम बोलेंगे +1 +1 -1, तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। कोई हमसे बोले 0 से 2π तक का एरिया, हम बोलेंगे +1 +1 -1, तो +2 -2 कितना हो जाएगा, 0। तो हमें अगर ये इमेज याद हो गई तो हमें बहुत जल्दी हम इसके एरिया को शो या इसको लिख सकते हैं, और ये हमें बच्चों आने वाले चैप्टर्स में आगे काम आएंगे। तो ध्यान से देखिए, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सिमिलरली अगर मैं कॉस के ग्राफ की बात करूं तो कॉस फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है बच्चों, ठीक है। और हम बात करते हैं कि इसी जो अभी हमने यहाँ से सीखा वही चीज यहाँ पे भी देखते हैं। तो 0 से π/2 तक के एरिया की बात करें तो आप चाहे तो कॉस को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, 0 से π/2, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। और हमें पता है कि ये वैल्यू कितनी आएगी, अब अपर एरिया है तो पॉजिटिव, तो हम लिखेंगे +1। सिमिलरली π/2 से π तक के एरिया की वैल्यू, लोअर एरिया है, बिलो x एक्सिस है तो -1, ठीक है। इतना एरिया की वैल्यू 1, पर लोअर एरिया तो कैसा ट्रीट होगा, माइनस में, तो ये आएगा -1। और इसके बाद 3π/2 से 2π, एरिया अपर एरिया है, अबव x एक्सिस है, ठीक है, तो उससे बोलेंगे प्लस, और इस पार्ट की वैल्यू होती है 1, ये आ जाएगा +1। तो उसी चीज को जो हमने वहां सीखा, इसी चीज को हमने यहाँ अप्लाई किया, ठीक है। तो यह 0 से π/2 तक के एरिया इतने पोर्शन का, यहाँ पे भी 4 पार्ट है, 0 से π/2, π/2 से π, π से 3π/2 और 3π/2 से 2π। जो अपर एरिया होगा उसको प्लस से शो करेंगे, तो इसलिए +1। जो लोअर एरिया है उनको माइनस से शो करेंगे, ये -1 और इसी तरह से ये अपर एरिया तो +1। तो बच्चों अब यहाँ से हमसे कोई पूछे कि 0 से π/2 तक की वैल्यू बताइए cos x डॉट dx, ठीक है। तो मतलब cos x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से π/2, तो हमें पता है कि 0 से π/2 cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका मतलब ये शो कर रहा है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक, तो एरिया अंडर द कर्व 0 से π/2। हमें इस कंक्लूजन से दिख रहा है कि 0 से π/2 cos x का जो एरिया दिख रहा है वो कितना है बच्चों, +1। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1, क्योंकि इंटीग्रेशन से क्या शो करता है, इस कर्व का एरिया अंडर द कर्व बिटवीन विद x एक्सिस फ्रॉम x = 0 टू π/2। तो हमें पता है कि ये इंटीग्रेशन शो करेगा एरिया अंडर द कर्व, cos x का एरिया 0 से π/2 कितना आ रहा है, +1। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिख रहा है 0 से 2π, cos x का इंटीग्रेशन कर रहा है 0 से 2π, तो इंटीग्रेशन शो करता है एरिया अंडर द कर्व, 0 से 2π बच्चों एरिया निकालिए बिटवीन कर्व एंड x एक्सिस, तो 0 से 2π एरिया निकालें तो ये +1, ये -1, ये -1, ये +1, तो टोटल कितना हो जाएगा, +2 -2, ये हो जाएगा 0। तो 0 से 2π तक का जो इंटीग्रेशन होगा, चाहे तो इंटीग्रेट कीजिए तो भी आंसर दे सकते हैं, और अगर हमें ये कंक्लूजन माइंड में हो चुका है तो हम बहुत जल्दी इसको आंसर को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो हमें कोई पूछे 0 से π तक का बताओ cos x का इंटीग्रेशन, तो हमें पता है एरिया अंडर द कर्व निकालना होगा, तो +1 -1 कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो हम सीधा बोलेंगे 0। तो इस कंक्लूजन से हम बहुत जल्दी इनकी वैल्यूज को लिख सकते हैं, और ये हमें आगे फायदा करेगा। बच्चों बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहाँ हमें इन डिफरेंट पार्ट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें y ग्राफ गिवन है। तो देखिए यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन, पहला पार्ट अगर आपको दिखाई दे रहा है तो हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन y डॉट dx 0 से 2 पर। यहाँ पर हमें y ग्राफ की कोई इक्वेशन या y की कोई इक्वेशन गिवन नहीं है। अगर y की इक्वेशन गिवन होती तो हम यहाँ वैल्यू पुट करते, इंटीग्रेट करते और आंसर निकालते, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। और यहाँ पे हमें ग्राफ गिवन है और उसकी मदद से हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो शो करता है एरिया अंडर द कर्व, तो बेसिकली इंटीग्रेशन y डॉट dx का शो करेगा एरिया अंडर yx ग्राफ। और कहाँ से कहाँ तक का लेना है एरिया, पहले पार्ट में 0 से 2, तो हमें एरिया लेना है 0 से 2। हम बच्चों जानते हैं जो बेसिकली एरिया अंडर द ग्राफ का क्या मतलब था, एरिया बिटवीन कर्व एंड x एक्सिस। तो इस ग्राफ में ये जो कंटिन्यूस लाइन है वो कर्व की लाइन है या ग्राफ की लाइन है। ये जो डॉट लाइन है बच्चों ये सिर्फ वैल्यूज शो करने के लिए काम आती है, ये ग्राफ का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ वैल्यूज को दिखाने के लिए काम आ रही है। बाकी जो ग्राफ है वो ये कंटिन्यूस लाइन है, ये ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं हमें 0 से 2 y डॉट dx, मतलब हमें एरिया चाहिए 0 से 2 तक का, एरिया अंडर द कर्व चाहिए 0 से 2 तक। अब एरिया अंडर द कर्व का मतलब था बच्चों एरिया बिटवीन कर्व एंड x एक्सिस। तो अगर हम देखें 0 से 2 हमें कर्व ये दिखाई दे रहा है और x एक्सिस ये रही, तो बेसिकली बच्चों हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है 0 से 2 तक के लिए। तो अगर हम इस एरिया को देखें तो हमें ये दिख रहा है एक रेक्टेंगुलर शेप दिख रही है बच्चों इस एरिया की। तो हम इस रेक्टेंगल का एरिया जानते हैं, इसको फाइंड आउट करने का रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड, तो हम बोलेंगे 10 × 2। तो ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी इस एरिया की, इस वैल्यू कितनी आ जाएगी इस एरिया की 20। बच्चों y डॉट dx 0 से 2 तक का
वैल्यू क्या होगी 20, क्योंकि ये शो करता है एरिया अंडर द कर्व। सिमिलरली बच्चों सेकंड पार्ट की बात करते हैं, क्या लिखा हुआ y डॉट डी एक्स, और इंटीग्रेट करना है 2 से 4। तो हमें पता है फिर से इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया अंडर द कर्व, और कहाँ से कहाँ तक का एरिया निकालेंगे 2 से 4। तो वापस बच्चों कर्व की बात करते हैं और जहाँ है 2 to 4 का कर्व देखते हैं। तो 2 to 4 में कर्व ये चल रहा है, एरिया अंडर द कर्व मतलब एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, ये एरिया चाहिए। तो 2 to 4 का एरिया बच्चों में ये दिखेगा इस तरह से, ये होगा 2 से 4 तक का एरिया जो हमें दिखाई देगा, जो हमने शेड करके दिखाया, एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। अगर हम इसको देखें 2 से 4 तो कैसी शेप दिख रही है बच्चों, ट्राइंगल की तरह। और ट्राइंगल का एरिया हम निकालना जानते हैं, होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बच्चों, 2 से 4 का बेस होगा 2, और हाइट कितनी है 10। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो एरिया आएगा इसका वो आएगा हाफ, बेस की वैल्यू 2 है और हाइट की वैल्यू 10 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स 2 to 4 का वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। थर्ड पार्ट पे आते हैं, जब बच्चों लिखा हुआ है वाई डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है 4 to 6, मतलब हमें एरिया ढूंढना होगा वाई एक्स ग्राफ का फ्रॉम x इक्वल टू 4 से x इक्वल टू 6। चलिए बच्चों एरिया देखते हैं। तो एरिया होगा, जो एरिया होगा वो किसके बीच में होगा, बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो 4 to 6 में कर्व ये दिखाई दे रहा है, नीचे चल रहा है लाइन, नीचे दिख रही है हमें कर्व की। तो 4 to 6 का अगर हम एरिया निकालें, ये होगा शेडेड पार्ट का एरिया। तो ये भी हमें ट्राइंगुलर शेप का दिख रहा है बच्चों। और जो ये एरिया है वो कहाँ आ रहा है, एक्स एक्सिस के अबव आ रहा है या एक्स एक्सिस के बिलो आ रहा है। तो हमें दिख रहा है ये एरिया कहाँ आ रहा है, एक्स एक्सिस के बिलो। तो हम जानते हैं एक्स एक्सिस के बिलो अगर एरिया आएगा तो उसे कैसा ट्रीट करेंगे, नेगेटिव। तो हम इसका एरिया तो निकालेंगे हाफ बेस इंटू हाइट है, और कैसा ट्रीट होगा, नेगेटिव। तो बेस कितना है बच्चों इसका 4 to 6 2 है, और हाइट जो है वो 10 है। अभी यहाँ -10 दिख रहा है, पर हाइट जो होता है वो बच्चों पॉजिटिव ही रहती है, तो 10 बोलेंगे। पर लोअर एरिया कैसा ट्रीट करेंगे, नेगेटिव। तो इसलिए हमने लिखा यहाँ पर जो एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, और जो लोअर एरिया वो कैसा ट्रीट होगा, नेगेटिव। इसलिए हम बोलेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -10। तो 4 to 6 के लिए इंटीग्रेशन वाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -10। एरिया निकाला और देखा लो एक्स एक्सिस के बिलो है, तो नेगेटिव ट्रीट होगा। इसी तरह से बच्चों फोर्थ पार्ट को देखते बहुत आसान था, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स 0 to 6। तो हमें एरिया चाहिए 0 से 6 का। हमने एक एक करके ये एरिया फाइंड आउट कर लिया। तो 0 से 6 का टोटल एरिया निकाल लेते हैं बच्चों। तो इंटीग्रेशन शो करता है एरिया अंडर कर्व, तो हम टोटल एरिया निकाल लेते हैं। ये एरिया था 20, ये था +10 और ये था -10। तो अगर हम टोटल एरिया निकालें इसका 0 to 6 के लिए, तो ये आ जाएगा 20 + 10 और फिर -10। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये वैल्यू आ जाएगी 20। तो वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 to 6 मतलब शो करेगा एरिया अंडर कर्व कहाँ से कहाँ तक, 0 से 6 तक। तो कितना आ गया बच्चों, तो टोटल एरिया निकाली और कैलकुलेट कीजिए तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से अगर हम 2 से 6 की बात करें और इंटीग्रेशन करना है वाई डी एक्स का, तो लिमिट है 2 to 6, मतलब हमें एरिया देखना होगा, एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ देखना होगा 2 से 6। तो देखते हैं बच्चों, तो 2 से 4 तक का एरिया तो है +10, और 4 से 6 तक का एरिया -10। तो 2 to 6 तक का टोटल एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा +10 और फिर ये है -10। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। तो इंटीग्रेशन वाई डी एक्स 2 to 6 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो अगर बच्चों हमें इक्वेशन नहीं दे रखी और ग्राफ दिया हुआ है, तो हम एरिया निकाल के भी हम इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन जो था वो बेसिकली एरिया अंडर द कर्व के बराबर होता है, जो हमने सीखा। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन की बच्चों। अगर हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन पोजीशन, ठीक है, तो हम इसकी कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। ये है हमारी सेकंड एप्लीकेशन। तो हम जानते हैं बच्चों v जो अगर हमें पोजीशन गिवन है और वेलोसिटी चाहिए, तो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि v का फॉर्मूला था dx/dt। तो अगर पोजीशन का डिफरेंशिएशन करें तो क्या मिल जाता था, वेलोसिटी। वो तो यहाँ से कुछ मैं सिंप्लीफाई किया, dt को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो dx की वैल्यू क्या बन जाएगी, v डॉट dt। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आएगी, v डॉट dt। फिर हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन साइन अप्लाई किया, तो हमने बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ क्या अप्लाई किया, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट बोथ साइड, तो इधर इंटीग्रेशन साइन लगाया, इधर भी इंटीग्रेशन साइन लगाया और लिमिट्स का यूज किया। देखो बच्चों यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ चल रहा है v का इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है उसी की लिमिट्स आती है। तो यहाँ पे लिमिट्स आएंगी टाइम की। यहाँ है dx, अगर आगे कुछ नहीं है तो मैं क्या मान सकता हूँ, 1 इंटू dx का मतलब भी तो 1 ही dx ही होगा बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि 1 dx को मैं 1 dx इस तरह से लिख सकता हूँ। इसको कैसे रीड करूंगा कि इंटीग्रेशन है 1 का विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है बच्चों, x के रिस्पेक्ट में। तो लिमिट किसकी लगेंगी, x की, जो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, तो x1 से x2। तो यहाँ पे लिमिट आ जाएगी x की, और यहाँ पे इंटीग्रेशन चल रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे लिमिट आएगी टाइम की, क्योंकि हमने सीखा था कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा उसी की लिमिट यहाँ आएंगी। अब बच्चों एक और चीज यहाँ ध्यान से समझिएगा कि अगर जब समय t1 है
तो पोजीशन की वैल्यू x1 है, इसका ऐसे रीड करेंगे। और ये जो फाइनल लिमिट है जब टाइम t2 है तो पोजीशन की वैल्यू x2 है। तो लिमिट ऐसे रखी जाएंगी कि यहाँ टाइम क्या आएंगी, यहाँ पोजीशन क्या आएगी, नो डाउट। पर t1 समय पे पोजीशन क्या है, x1, तो t1 के करस्पॉन्डिंग इधर की पोजीशन और t2 के करस्पॉन्डिंग इस t2 समय पे जो पोजीशन है वो x2, तो उसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन यहाँ पे लिमिट रखी जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। 1 का इंटीग्रेशन हम बच्चों जानते हैं dx के x के रिस्पेक्ट में होगा तो x हो जाएगा, और लिमिट लगाएंगे x2 से x1 तो ये आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। और RHS में चल रहा है v डॉट dt इंटीग्रेशन t1 से t2। तो अगर बच्चों हमें ये x2 माइनस x1 शो कर रहा है चेंज इन पोजीशन, अगर चेंज इन पोजीशन फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, v का इंटीग्रेशन। तो अगर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, चेंज इन पोजीशन, और जो लिमिट होगी हम उसके करस्पॉन्डिंग वो लिमिट रखेंगे। और याद रखिएगा जो t1 टाइम पर पोजीशन है x1 और x2 क्या है जो t2 टाइम पर पोजीशन है उसे बोलेंगे x2। तो ये याद रखना हमें चाहिए। और हम जानते हैं इंटीग्रेशन शो करता है एरिया अंडर द कर्व, इनका इंटीग्रेशन हो रहा है v और का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा एरिया अंडर vt कर्व। तो ये शो करेगा एरिया अंडर vt कर्व। तो पोजीशन चेंज इन पोजीशन एरिया अंडर vt कर्व के बराबर भी हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन की जहाँ है अगर हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन वेलोसिटी, तो देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम जानते हैं एक्सेलरेशन को जो होता है वो होता है वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर रहा है, तो क्या मिलेगा एक्सेलरेशन, तो ये आ जाएगा a इक्वल टू dv बाय dt। इसको मैनिपुलेट करते हैं बच्चों यहाँ से, और इसको अगर मैनिपुलेट करें मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, dv की वैल्यू आ जाएगी a डॉट dt। वही प्रोसेस है जैसा हम यहाँ कर रहे थे वैसा ही हम इधर भी अप्लाई कर रहे हैं। तो मैनिपुलेट किया और आगे dv इक्वल टू a डॉट dt, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेशन साइन लगाया और लगाएंगे लिमिट। यहाँ इंटीग्रेशन चल रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में तो लिमिट टाइम की, यहाँ इंटीग्रेशन चल रहा है 1 का इंटीग्रेशन वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में तो लिमिट वेलोसिटी की। और क्या रीड करेंगे, t1 यहाँ पे लिमिट है t1 से t2, यहाँ लिमिट है v1 से v2। पर इनका क्या मतलब है बच्चों, जब समय t1 है तो वेलोसिटी की वैल्यू v1 होगी, ठीक है, और जब समय t2 है तो वेलोसिटी की वैल्यू v2 है। तो t1 समय पे वेलोसिटी v1 है और t2 समय पे वेलोसिटी v2, ये हमें दिमाग में रखना चाहिए। 1 का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो 1 का इंटीग्रेशन वो होता है जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे v1 से v2, तो अपर लिमिट v2 माइनस लोअर लिमिट v1, तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1। और आगे बच्चों आगे देखें तो यहाँ RHS में चल रहा है इंटीग्रेशन a dt t1 से t2। तो अगर हमें एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करें टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिल जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो बच्चों हमें याद होना चाहिए कि अगर एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करें टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलता है, चेंज इन पोजीशन। तो बच्चों ये हमें याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो इंटीग्रेशन शो करेगा एरिया अंडर द कर्व, ये हो जाएगा एरिया अंडर AT ग्राफ। तो v2 माइनस v1 मतलब चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर, एरिया अंडर VT ग्राफ। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों फोर्थ एप्लीकेशन, अगर हमें फाइंड करना चेंज इन मोमेंटम तो देखिए इंटीग्रेशन की मदद से हम उसको फाइंड आउट करेंगे। रीड करते हैं, देखिए एफ हम जानते थे फोर्स की वैल्यू होती थी dp बाय dt, हमने ये डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला पढ़ा था। अगर एफ चाहिए तो लीनियर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन करें तो क्या मिल जाता है, फोर्स F इक्वल टू dp बाय dt। बच्चों मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा dp और इधर हो जाएगा f डॉट dt। फिर इंटीग्रेट करें बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन अप्लाई किया, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया फिर इंटीग्रेशन को अप्लाई किया दोनों तरफ। और यहाँ पे इंटीग्रेशन चल रहा है t के रिस्पेक्ट में तो लिमिट आएगी t1 से t2, यहाँ चल रहा है इंटीग्रेशन p के रिस्पेक्ट में, आगे कुछ नहीं है तो क्या लिखूंगा 1 का इंटीग्रेशन चल रहा है किसके रिस्पेक्ट में, p के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट आएगी p की, तो p1 से p2। और रीड करेंगे t1 समय पे मोमेंटम की वैल्यू p1 है और t2 समय पे मोमेंटम की वैल्यू p2 है। इसको सिंप्लीफाई किया, 1 का इंटीग्रेशन बच्चों उसके बराबर होता है जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यह है 1 डॉट dp, मतलब 1 का इंटीग्रेशन p के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा p, 1 का इंटीग्रेशन p आ जाएगा, लिमिट रखेंगे p2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो आ जाएगा p2 माइनस p1। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन चल रहा है RHS में f डॉट dt t1 से t2। तो हमें पता चल चुका है कि अगर फोर्स का इंटीग्रेशन करें टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम चाहिए तो कैसे निकालेंगे बच्चों, फोर्स का इंटीग्रेशन करें टाइम के रिस्पेक्ट में और जो लिमिट होगी करस्पॉन्डिंग वो हम पुट करेंगे, ठीक है बच्चों। और याद रखिएगा t1 क्या है, t1 समय पे मोमेंटम है और p2 क्या है, t2 समय का मोमेंटम है, ये हमें पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन शो करता है एरिया अंडर द कर्व, हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन इसकी जगह लिख सकते हैं हम एरिया अंडर FT ग्राफ, क्योंकि ये इंटीग्रेशन होगा f और t का, तो कौन से ग्राफ का एरिया होगा, FT ग्राफ का एरिया होगा, तो हम बोलेंगे एरिया अंडर FT ग्राफ। तो p2 माइनस p1 चेंज इन मोमेंटम, इस तरह से ये एरिया अंडर FT ग्राफ के बराबर भी होगा। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, जो अभी हमने सीखा है
उसको अप्लाई करते हैं तो देखिएगा हमें गिवन है वेलोसिटी पार्टिकल की इक्वेशन दे रखी है 40 + 3। इनिशियल पोजीशन की वैल्यू है 5 मीटर। इनिशियल पोजीशन मतलब t इक्वल टू 0 पे। हमने सीखा था कि इनिशियल का मतलब कौन से समय पे, t इक्वल टू 0 पे, और हमें पोजीशन चाहिए t इक्वल टू 3 सेकंड पे। तो t इक्वल टू 0 पे पोजीशन दे रखी है और t इक्वल टू 3 सेकंड में हमें पोजीशन पूछी गई है। तो अगर वेलोसिटी गिवन है और क्या चाहिए बच्चों, पोजीशन, जैसा हमने यहाँ सीखा था कि अगर वेलोसिटी गिवन है और हमें चाहिए पोजीशन या चेंज इन पोजीशन के बारे में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन। तो हमने जनरल वापस जनरल तरीके से आते हैं। अगर हमें फॉर्मूला याद है अच्छी बात है, पहले हम जनरल तरीका भी सीख लेते हैं। जनरल तरीके से हमें फॉर्मूले को बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमें ऑटोमेटिकली माइंड में सेट हो जाएगा। तो जनरल तरीका क्या था बच्चों, जो भी हमने सीखा था कि हम जानते थे v को लिखते dx/dt, तो dx को लिख सकते v डॉट dt और इंटीग्रेट करते बोथ साइड। हमें यहाँ पे लिमिट लगाएंगे टाइम की, और यहाँ अगर आगे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1। तो हम कहेंगे कि आगे अगर कुछ नहीं दिख रहा तो क्या ट्रीट करेंगे 1, तो 1 इंटू डी एक्स भी डी एक्स ही रहेगा बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि ये रहेगा 1 dx। तो अगर हम अब इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे लिमिट, यहाँ पे इंटीग्रेशन चल रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट आएंगी टाइम की, यहाँ चल रहा है एक्स के पोजीशन के रिस्पेक्ट में, लिमिट आएगी पोजीशन की। तो हमने इनिशियल लिमिट लगाई t0। जब समय 0 है तो पोजीशन की वैल्यू क्या दे रखी है 5 मीटर, क्योंकि इनिशियल पोजीशन की वैल्यू दे रखी है 5। तो इनिशियल पोजीशन क्या हो गई 5। तो t0 पर पोजीशन का लिमिट आई 5। तो t3 पर पोजीशन बताइए, उसको हमने मान लिया x2। तो फाइनल पोजीशन को क्या मान लिया बच्चों x2। तो हमें t3 पर पोजीशन क्या है x2, वो हमें डिटरमाइन करना है। तो इस तरह से बच्चों लिमिट रखी जाएगी। जिसको ये लिखना आ गया उसके बाद सोल्व करना बहुत आसान है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, पर लिमिट्स को पुट करना हमें आना चाहिए। अब बहुत आसान है, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में बच्चों x हो जाएगा, अपर लिमिट, फिर अपर लिमिट रखेंगे तो x2 माइनस x में लोअर लिमिट रखेंगे तो 5, तो ये हो जाएगा x2 माइनस 5। v की वैल्यू रखी यहाँ पर, वो था 4t + 3 का इंटीग्रेशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों हमें इंटीग्रेट करना आता है, तो 4 तो आ जाएगा बाहर, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2, तो ये हो जाएगा 2t², तो ये बचेगा 2t² प्लस 3 का इंटीग्रेशन करें तो 3 का अकेला कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन था कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वो वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो 3 का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है t, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3t, और फिर लिमिट चल रही है 0 से 3। अब इंटीग्रेशन हो चुका है तो इंटीग्रेशन साइन हटा के ब्रैकेट्स लगाते थे, तो लिमिट लिखते थे 0 से 3। अब x2 - 5 तो एज इट इज चल रहा है, इसमें पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। तो t की जगह रखा अपर लिमिट, तो हो जाएगा 2 × 3² प्लस 3 × 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 18 + 9 हो जाएगा 27, माइनस लोअर लिमिट रखें 0, तो 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म हो जाएगी, t की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 0। तो यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी -5, उधर पुट करें, उधर शिफ्ट करें तो हो जाएगा 27 + 5, तो कितना हो गया 32 मीटर। इट मीन्स t इक्वल टू 3 पे पोजीशन क्या आएगी बच्चों 32 मीटर। तो इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जहाँ हमें एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल गिवन है a = t² + 1। हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 0। इनिशियल वेलोसिटी जो गिवन है वो क्या है 0। इनिशियल मतलब t = 0 पर हमें वेलोसिटी गिवन है, t2 पर हमें फाइंड आउट करना है। बच्चों ये सवाल, उससे पहले जो हमने सवाल सीखा था, ऐसे सवाल हमें आगे चल के काइनेमेटिक्स में भी काम आएंगे। काइनेमेटिक्स जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी हमें ऐसी चीजें काम आएंगी। तो अगर हम यहाँ ही सीख लें इन चीजों को तो हमें वहाँ दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस बात को। अब देखिए हमें गिवन क्या है एक्सेलरेशन, पूछा क्या है वेलोसिटी। अगर हम पहले जानते थे डिफरेंशिएशन में सीखा था, अगर v दिया हो और a चाहिए तो हम करते थे डिफरेंशिएशन, पर इस बार दिया क्या है a और पूछा है वेलोसिटी। तो हमें पता है अगर a गिवन है और वेलोसिटी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, और प्रोसेस अपन ने बच्चों अभी सीखा था। तो जनरल तरीके पे पहले काम करते हैं, ठीक है, और देखिएगा ध्यान से समझिएगा। तो हम जानते थे a था dv/dt के बराबर, तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ बन जाता था dv = adt। मैं लिख सकता था dv = adt। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बच्चों अपन ने ये सीखा था, ठीक है। अब इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड्स, हमने इंटीग्रेशन लगाया बोथ साइड्स, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगाया, ठीक। अब देखते हैं हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ आएंगी टाइम की लिमिट। यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है, आगे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1। यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है 1 का v के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, तो यहाँ किसकी लिमिट्स आएंगी बच्चों वेलोसिटी की। तो चलिए लिमिट्स पुट करते हैं। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि टाइम 0 है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब t = 0 पे, वेलोसिटी भी कितनी थी बच्चों 0। देखिए लिमिट्स कैसे लगाते हैं वो समझ जाइए एक बार में आप, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि जब t की वैल्यू रखी 0 तो वेलोसिटी की वैल्यू भी कितनी होगी 0, जो हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0। t0 पर वेलोसिटी 0। अब आते हैं t2 पर हमें वेलोसिटी चाहिए, तो t2 पर हमें बोला कि मार्जिनल वेलोसिटी हो गई v2।
हमें चाहिए v2, फाइनल वेलोसिटी हम निकाल लेते हैं। t2 पर वेलोसिटी क्या बोल दी बच्चों, v2, तो हम v2 को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब जिसको ये लिखना आ गया उसके लिए अब इसको सोल्व करना बहुत आसान है। तो यहाँ से 1 का इंटीग्रेशन बच्चों हो जाएगा v के रिस्पेक्ट में, v लिमिट आएगी v2, अपर लिमिट रखेंगे v2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा v2 माइनस 0। एक ही वैल्यू पुट करी यहाँ पर, तो एज चल रहा है बच्चों t स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, और लिमिट आ जाएगी 0 से 2। बच्चों अगर आपको वो फॉर्मूला याद हो तो आप फॉर्मूले से कीजिए, अगर हमें जनरल अप्रोच से काम करना है तो जनरल अप्रोच से कीजिए। जनरल अप्रोच ज़्यादा फायदेमंद है, इससे फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें इजीली अप्लाई करना आ जाएगा। और अगर किसी को फॉर्मूला याद है जो हमने सीखा था v2 माइनस वी1 इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt t1 से t2, तो वही उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। v1 जो इनिशियल टाइम पर वेलोसिटी थी वो 0 है, तो इस तरह से यहाँ पर 0 पुट कर सकते हैं। अदरवाइज जनरल तरीके से कीजिए और ज़्यादा आसान है। तो शुरू करते हैं बच्चों, यहाँ बचेगा v2, अगर हम इसको सोल्व करें तो टी स्क्वायर का जो वैल्यू आएगी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा t³/3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में तो t हो जाएगा, और लिमिट रखते हैं 0 से 2 तक, और ये इसको इंटीग्रेशन कर लिया तो इंटीग्रेशन साइन रिमूव हो जाएगा और ब्रैकेट लगाएंगे। पहले रखेंगे बच्चों अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब, t की जगह 2 रखा तो 2 का क्यूब ये हो जाएगा 8, और होगा t³/3 तो ये हो जाएगा 8/3 प्लस t की जगह 2 रखा तो 2, और ये आ जाएगा माइनस लोअर लिमिट t की जगह 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। इसको एलसीएम लिया बच्चों तो ये हो जाएगा 3, एलसीएम लेंगे तो 6 + 8 14, ये हो जाएगा 14/3। और इसको अगर यूनिट दे रखे तो हम यूनिट लगा सकते हैं यहाँ पर मीटर पर सेकेंड। तो अगर ऐसा यूनिट में चल रही है तो हम वेलोसिटी बोलेंगे कितना आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो t = 2 पर कितनी वेलोसिटी आ गई बच्चों, 14/3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये बड़ा सा आसान सा तरीका है, जिस तरह से हम अगर ए गिवन है तो किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी पूछे तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जनरल अप्रोच ज़्यादा इजी है, इसको समझे तो हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों जो अभी तक हमने सीखा उसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। अगर हमने सीखा था, यहाँ पे थोड़ा समराइज करके लिखता हूँ, अगर हमें डिस्पोजिशन पता हो, ठीक है, और पूछा जाए वेलोसिटी, क्या बताओ बच्चों, पोजीशन और पूछा क्या जाए वेलोसिटी, हम जानते थे कि हमें करना पड़ता था डिफरेंशिएशन। और अगर वेलोसिटी गिवन है और क्या पूछा जाए एक्सेलरेशन, तो भी हम करते थे डिफरेंशिएशन, क्योंकि हम जानते थे पोजीशन का डिफरेंशिएशन करेंगे ds/dt तो क्या बन जाता था वेलोसिटी, v का डिफरेंशिएशन करेंगे dv/dt तो क्या बन जाता था एक्सेलरेशन। तो ये हमने डिफरेंशिएशन में सीखा था। और अगर रिवर्स जाना है, एक्सेलरेशन से क्या चाहिए वेलोसिटी, जैसे एक्सेलरेशन गिवन था और क्या चाहिए वेलोसिटी, तो डिफरेंशिएशन के रिवर्स प्रोसेस क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन। या वेलोसिटी गिवन और क्या चाहिए पोजीशन, ठीक है, तो इसका रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं। तो अगर हमें रिवर्स जाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन, जो भी हमने यहाँ सीखा है। तो हम कहते थे कि जो अगर हम इंटीग्रेट करें इसे तो ए के इंटीग्रेशन करेंगे, तो ध्यान से देखिए, अगर हम ए का इंटीग्रेशन करते हैं a.dt तो हमें मिलता था चेंज इन वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें मिल जाएगा पोजीशन या चेंज इन पोजीशन। तो बच्चों ए के इंटीग्रेट करने पे क्या मिलता था, वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी का है, तो ए के इंटीग्रेशन से हमें क्या मिल जाएगा, चेंज इन पोजीशन। तो इस डायग्राम से हमें चीजें याद रखना आसान हो जाएगा जो अभी तक हमने सीखा है कि अगर पोजीशन है गिवन है, वेलोसिटी चाहिए तो डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन चाहिए तो डिफरेंशिएशन, और रिवर्स जाना है तो इंटीग्रेशन, जो भी हमने सीखा है। शुरू करते हैं बच्चों, नेक्स्ट बात की बात करते हैं, जहाँ लिखा हुआ है एवरेज वैल्यू ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। मान लीजिए हमें एक फंक्शन दिया जाए और उसकी हमें एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो कैसे करेंगे बच्चों, इसके कुछ फॉर्मूला है वो हमें माइंड में रखना है। अगर फंक्शन y x का फंक्शन है, y फंक्शन ऑफ x, हम इससे ये रीड करते हैं कि y = f(x) को क्या बोलेंगे, y किसका फंक्शन है, x का। अगर हमें उसकी एवरेज वैल्यू पूछी जाए तो ये बच्चों y एवरेज, या इसको इस तरह से भी शो करते हैं y, और ये इस तरह से लेस देन ग्रेटर देन के साइन है। तो हमने बोला y, इसको क्या रीड करेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ y, तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y का इंटीग्रेशन कीजिए, जिसका ये फंक्शन है x का, उसके रिस्पेक्ट में, तो y इंटीग्रेशन y dx, लिमिट लगाएंगे x की x1 से x2, नीचे आएगा इंटीग्रेशन dx, लिमिट आएगी x1 से x2। तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अगर ये x का फंक्शन है तो इसका एवरेज वैल्यू कैसे पता लगाएंगे, इंटीग्रेशन y dx, लिमिट लगाएंगे x1 से x2 डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dx, लिमिट x1 से x2। हम जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन शो क्या करता है बच्चों, इंटीग्रेशन शो करता है एरिया अंडर द ग्राफ या एरिया अंडर द कर्व। तो y dx के लिए इंटीग्रेशन y dx क्या शो करेगा, एरिया अंडर y x ग्राफ, कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक, ये हमने सीखा था।
और 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे बच्चों 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा x, फिर लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। तो इस तरह से अगर हमें इक्वेशन दे रखी है तो हम इसको यूज करेंगे, और अगर हमें ग्राफ दिया हुआ है तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम एरिया अंडर द ग्राफ निकाल के डिवाइड बाय x2 माइनस x1, तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट आता है जहाँ पे अगर y जो है फंक्शन है t का, अगर y इक्वल टू एफ टी, इसका मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ t। अगर t का फंक्शन गिवन है y, तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? अभी किसका फंक्शन था पहले x का, अगर गिवन हो t के रिस्पेक्ट में, t का फंक्शन हो, तो इसको रीड करते बच्चों एवरेज वैल्यू ऑफ y, इसके सिंबल को, इसको डिनोट करने का तरीका ये है। यहाँ पे ये t का फंक्शन है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका होगा, y का विद रिस्पेक्ट टू t, तो जिसका ये फंक्शन होता है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और लिमिट लगाएंगे t1 से t2, और इधर नीचे आ जाएगा इंटीग्रेशन dt, लिमिट आएगी t1 से t2, तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है उसी की लिमिट यहाँ आएंगी। तो ये फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन y dt t1 से t2 बाय इंटीग्रेशन dt t1 से t2। ये हमें लिखते हुए बच्चों याद हो जाना चाहिए। इंटीग्रेशन शो करता है एरिया अंडर द ग्राफ या एरिया अंडर द कर्व, तो ये y का इंटीग्रेशन हो t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा एरिया अंडर वाई टी ग्राफ। और इसको सोल्व करें तो 1 का इंटीग्रेशन आगे कुछ क्या दिखेगा बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन करना है t के रिस्पेक्ट में, तो 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा t के रिस्पेक्ट में t, और लिमिट लगाएंगे t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आ जाएगा t2 माइनस t1। तो इस तरह से हम ये याद होना चाहिए कि अगर y t का फंक्शन है तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला ये होगा, और अगर x का फंक्शन है तो हम y का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा, नीचे भी 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है, t का है तो y का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में लिमिट t1 से t2, और 1 इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन dt लिमिट t1 से t2। तो चलिए बच्चों इसमें कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v इक्वल टू 2t प्लस 5 मीटर पर सेकेंड, और हमें फाइंड आउट करना है एवरेज वेलोसिटी t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। देखिए बच्चों, जब भी हमें एवरेज वैल्यू पता लगानी होगी तो वो किसी एक इंटरवल के लिए डिफाइन होती है, एक ड्यूरेशन के लिए। तो हमें t0 से t2 तक उस इंटरवल, उस ड्यूरेशन के अंदर हमें क्या पता लगानी है, एवरेज वेलोसिटी। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो v है वो किसका फंक्शन है, x का या t का। ध्यान से देखिए, हमें दिख रहा है कि v किस पे डिपेंड कर रहा है, t पर, तो v किसका फंक्शन हुआ, t का। तो हमें यहाँ पे v गिवन है फंक्शन ऑफ t, तो हमें एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू पता लगाते हैं बच्चों। अभी हमने फॉर्मूला सीखा था, जैसे y था t का फंक्शन, अभी यहाँ पर कौन है t का फंक्शन, v का, v है t का फंक्शन। तो देखते हैं, हमने एवरेज वेलोसिटी इसका सिंबल बनाया, इसको क्या रीड करेंगे, v एवरेज, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन v dt, जैसे वहां पे y बोलते थे तो यहाँ बोलेंगे v, इंटीग्रेशन v dt बाय इंटीग्रेशन dt, लिमिट t1 से t2 t1 से t2। यहाँ पे इनिशियल लिमिट क्या टाइम की 0 और फाइनल क्या 2, तो लिमिट आ जाएगी 0 से 2, 0 से 2। बच्चों अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू पुट करनी है और इंटीग्रेशन सोल्व करके आंसर निकालना है। तो v की वैल्यू रखी 2t प्लस 5, इसका इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 विद रिस्पेक्ट टू t, हम इसका इंटीग्रेट करते हैं। नीचे अगर आगे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, t आएगा बच्चों, और लिमिट लगाएंगे 0 से 2, तो पहले अपर लिमिट 2 माइनस 0, तो ये आ गया 2 माइनस 0। इसको सॉल्व करने पर 2t का इंटीग्रेट करते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन तो 2 तो बाहर, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2, तो हम बोलेंगे 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाय 2, तो कितना बचेगा t स्क्वायर प्लस 5 का इंटीग्रेशन करते हैं, अकेला कांस्टेंट है तो हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 5 इंटू वो वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 5 इंटू टी, तो 5 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 5t, तो ये बन गया, इसका इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर, ये हो गया 5t। लिमिट लग, यहाँ पे इंटीग्रेशन सोल्व हो चुका है, तो फिर उसके बाद लिमिट रखी यहाँ 0 से 2, नीचे तो डिवाइड में 2 चल रहा है, पहले रखेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर रखेंगे लोअर लिमिट, तो t में 2 पुट किया तो 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 5 इंटू टी हो जाएगा 10, माइनस 0 पुट करें t के अंदर तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, t 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो माइनस 0 अपॉन 2, 14/2 ये हो जाएगा 7। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चों, 7 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले की मदद से हम एक फंक्शन की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।